यूएस में भी, इंडोनेशिया में भी, इवन रशिया में भी इतना ज्यादा भीम 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 भीम। उन्होंने मुझे देखा, अरे भीम जी आप सब्जियां खरीद रहे हो? It was not real, it became real. एक महिला को इतने लोगों के सामने वो जो चीख की आवाज थी उसकी, WWE में सांगा नाम कैसे पड़ा? 21 चेयर शॉट मार दे शैंकी ने, और वो चेयर टूट गई थी मार मार के। क्यों कर रहे हैं आप ये? मुझे रेसलिंग से प्यार है। 22 अगस्त को मेरा मैच है इंडिया में। Every part of your journey has a beautiful story, सौरभ. मुझे ब्रह्मास्त्र के लिए धर्मा की तरफ से आया, दोनों एक साथ थे मेरे पास। मैं सिंगर कहाँ, मैं एक्टर हूँ। सब गा सकते हैं. कहाँ गा सकते हैं? बच्चन साहब ने एक बार गाया था। क्या बात है? क्या कौन क्या कर लेगा? और ट्रैक साइड किया है. हाँ तो How would you describe yourself, सौरभ? पावर और पैसा, पावर बिना पॉलिटिक्स के नहीं मिले। गायों की क्या हालत है देश के अंदर। अगर कोई गलत है तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी, डजंट मैटर पॉलिटिशियन हो। अच्छे अच्छे ऑफिसर वर्ग के लोगों को देखा कचरा रोड फेंकते हुए। यूएस से बहुत पीछे चल रहे हैं ना. 6000 पेड़ लगा रहा हूँ इस बारिश में। एंड के लिए बहुत शानदार घर है, वो और 10 फ्लोर बना ले ऊपर, और बढ़िया बना ले। लेकिन अपनों के लिए क्या किया? जो युवा हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? So yeah. Yeah, we went into महाभारत क्योंकि सबका फेवरेट है. और एक्चुअली जो भीम कैरेक्टर है, मतलब I'll just like to share a small incident. Recently, maybe I think I told you some part of it, that when I once, just before coming here, went to a bank, that lady who was there in the branch, she said, I used to have a crush on Saurav when he was playing Bhim. So, देख रही हूँ, थैंक यू। so did you have such moments where people called you and fans called you कि oh wow, I really like you and you know I would love to meet you? ऐसा कुछ हुआ? यस, मैं, ये हमेशा होता है। मैंने भीम किया, मैंने उसके बाद सोनी का एक शो की, इसमें रावण प्ले किया। मैंने ब्रह्मास्त्र फिल्म की, मैं WWE कर रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। लेकिन जो भीम से मुझे जो एक लोगों का प्यार मिला, नॉट इन इंडिया, जब मैं यूएस में भी था ना, क्योंकि कोविड में लोगों ने बहुत देखा। कोविड के बाद तो एक बार क्या हुआ कि एक इंडियन सुपरमार्केट में अब मैं कुछ खरीदने गया, एक अपनी गुजराती कोई आंटी कह लें या भाभी या दीदी जो भी है, उन्होंने मुझे देखा और सीधा मेरे तो देखते रहे ऐसे। मैंने नोटिस नहीं किया, मैं सब्जी कुछ तो खरीद रहा था मैं। अरे भीम जी आप सब्जियां खरीद रहे हो? सीधा ऐसे, कोई नहीं। पहले तो मैंने एक सेकंड बगल में देखा, मैंने कहा भीम हूँ, मैंने खाना तो मैं भी खाऊंगा ना। और मैंने, आप भूल गए अपन अमेरिका में, यहाँ तो खुद ही सब करना पड़ता है। तो और फिर यूएस में कई जगह मुझे इनवाइट भी किया गया, कई मंदिर में, कभी इंडियन फंक्शन हो रहे हैं तो कि भाई आप, क्योंकि जब आप देश के बाहर चले जाते हो ना तो आप अपने कल्चर को बहुत मिस करते हो। तो वहाँ जो फैमिलीज आज रह रही हैं, वो अपने कल्चर से कनेक्ट होने का उनका माध्यम यही है, ऐसे शोज ऐसे। हाँ। तो मुझे काफी सारे लोगों ने, और भीम नाम से, मैं तो सौरभ तो भी वापस से मैंने याद करना शुरू किया, नहीं तो मैं सौरभ सुनता ही नहीं था। मैं सिर्फ भीम, मुझे भीम इतना ज्यादा भीम 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 कि भीम ही समझ में आया। तो यूएस में भी, इंडोनेशिया में भी, इवन रशिया में भी, बहुत सारी कंट्रीज में मैं गया हूँ, लोगों ने एज ए भीम रिकग्नाइज किया है मुझे। मैं तो कई बार सोचता भी हूँ, दाढ़ी के बाद भी तुमने पहचान लिया, क्योंकि क्लीन शेव ज्यादा रहा हूँ उसमें। बट लोग रिकग्नाइज करते हैं। एवरी डे फोटो खिंचवाता हूँ एज ए भीम, मतलब, या फिर रेसलिंग, बाकी मोस्टली भीम। एक सीन था, हम अभी महाभारत की बात कर रहे तो वी आर नॉट एंटरिंग देयर, इन वील एंटर द WWE एंड अबाउट यू। एक सीन था जो मैं आपको दिखाऊंगी। सो आई थिंक दैट सीन वाज टू, क्या बोलते हैं, हर इंसान उस सीन में रोया होगा। और आप लोग शायद, पांडव भी, ये है ये वाला, इफ आई जस्ट शो यू हियर, आई थिंक यू। This scene in Mahabharat where the dice, जो चौसर का गेम चल रहा था, एंड द्रौपदी को युधिष्ठिर ने लूज किया थे, तो उस सीन में जैसे है कि there was so much of emotion, सौरभ। तो was it, मतलब आप लोग को, क्योंकि कहते हैं ना ऐसे सीन करने में इंसान को बहुत दिन तक रहता है उसके जहन में, आपके साथ ऐसा था? बिकॉज इट was seeming very authentic. ये मैंने कभी बात बोली नहीं, बट आज आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि इस सीन में अगर यहाँ कट हो जाता ना, दुर्योधन को पेल भी देता रियल में।
पेलना मतलब उसको मैं हाँ, समझ इतना गई मैं। ज्यादा, मतलब ये जब मैं जो बोल रहा हूँ ना लाइन, ये लाइन मैं सिर्फ डायलॉग नहीं बोल रहा, ये वो, क्योंकि भीम एक कैरेक्टर में घुस चुके थे और वो कैरेक्टर हमारे अंदर पूरी तरह से घुस चुका था, सारे हम कैरेक्टर में रहते थे। एक महिला को इतने लोगों के सामने जब वो, अगर इसको डिसरिस्पेक्ट आप कर रहे हो आज के जमाने में भी, या तो वो जो फील है ना, वो मेरी वाइफ है, ऐसे मतलब भीम की पत्नी है, भीम की पत्नी हो या भीम नहीं, किसी की भी इंसान की पत्नी हो, बेटी, कोई भी महिला हो, आप इतने लोगों के सामने उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ये तो एक्सेप्टेबल होना भी नहीं चाहिए। मैं तो आज ये बात बोल रहा हूं आपके माध्यम से कि हर किसी को ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं ये चीज। तो यहाँ वो ही फील है इस सीन में। ये सीन तकरीबन पूरा 22 दिन पूरा ये शूट हुआ था। ये अभी तक का महाभारत में मेरे फेवरेट सीनों में से एक है। मतलब मैं चाहता नहीं ये सीन होता, मतलब एज ए ह्यूमन मैं नहीं चाहता ये सीन हो, बट इसलिए क्योंकि यहाँ हम सच में रो रहे थे। पांडव जो थे पांचों के पांचों, हम पांचों के पांचों रियल में रो रहे थे कि जब पहली एक सीन चल रहा है, शॉर्ट में हम बैठे हुए, और इसका सबसे बड़ा इसमें भी पूजा का बहुत बड़ा हाथ है जिससे हम वो चीज कर पाए, कनेक्ट कर पाए। हम लोग बैठे हैं, सामने सर झुके हुए हैं क्योंकि हम हार गए हैं। इतने में दुशासन द्रौपदी को वहां पकड़ता है, जब वो चीखती है, वो जो चीख की आवाज थी उसकी, मैं अभी भी मेरे रोंगटे खड़े जाते हैं। वो जो चीख थी उसकी ना, वहां से, क्योंकि हम हार गए थे, यहाँ तक हम ठीक था क्योंकि हम हारे, हमें फर्क नहीं पड़ता कि हाँ ठीक है हम हंस रहे हैं कि ये कर रहे हैं, मतलब कि ठीक है हारे। लेकिन एक महिला के साथ एक पत्नी, एक बेटी या माँ जो है ना, वो जो चीख है, वो चीख की बात तो जो हमारा सभी कर रहे थे, बट मैं अपनी बात इसलिए कर पाऊँ क्योंकि मैं फील कर रहा था। मुझे ये लग रहा था कि अब चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए उस सीन में, कि मैं अभी जाके दुशासन को या जिसने ये सब किया ना उसको बिल्कुल फिनिश कर दूं वो, क्योंकि आप एक महिला के संग कैसे कर सकते हो। तो यहाँ जो फील है ना, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता। It was not real, it became real. हाँ, मतलब ये आज भी, अब आपने सिर्फ इतना छोटा सा दिखाया मुझे, और देख के ना मुझे वो दिन और वो फील और वो गुस्सा वापस से वो चीजें सारी आ गई है। तो ये And it was throughout, मतलब I think the set must be also vibrating with that energy only. ये सीन ये अलग था, ये कुछ अलग था। ऐसा नहीं है कि और कौरव ने भी उतना अच्छा किया, ऐसा नहीं, एज ए अंदर की फील मुझे नहीं पता, बट वो जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे ना, वो रिएक्ट बहुत परफेक्टली कर रहे थे एज ए कौरव। जैसे भीष्म पितामह जो थे, उनकी सिचुएशन मैं समझ सकता हूँ। इस सीन में सबसे अच्छी जिसने एक्टिंग की है वो है युधिष्ठिर। जो युधिष्ठिर ने किया है, रोहित ने जो काम किया ना, मैं इस सीन के बाद से उनका बहुत बड़ा फैन हो गया। क्योंकि एक होता है हमारा, मैं गुस्से में, मैंने गुस्से में अपनी फीलिंग्स बाहर कर दी, अर्जुन गुस्से में उसने अपने फील बाहर कर दिया, बट युधिष्ठिर गुस्सा भी है और अपने धर्म में फंसा हुआ भी है, रिएक्ट कुछ कर नहीं पा रहा, हर किसी की सुन रहा है। तो वो ये सिचुएशन बहुत अलग थी। भगवान न करे कभी भी किसी जिंदगी में सिचुएशन आए, और मैं बयान नहीं कर सकता ये इतना one of the most toughest and one of the most challenging scenes जो आप लोग ने करे। यस ये हमें आइडिया नहीं था कि ऐसा होगा। हम जब मस्ती मजाक में चल रहा था शूट हम लोगों का, अच्छे से भाई भाई खेल रहे हैं, भाई भाई घूम रहे हैं सब, यहाँ आने के बाद जो 20-22 दिन हम लोगों के दिमाग का जो टेम्पर हाई रहा है, मतलब मैं तो पहले जिस दिन मैंने बोला चीख, तो क्योंकि 22 दिन पूरा सीन शूट हुआ था, हम हार रहे हैं, ये वो 2-4 दिन 5 दिन, शायद 6वें या 7वें दिन ये हुआ। उस रात को मैं सोया भी नहीं, वो चीख ही नहीं निकल रही दिमाग में से बाहर। हाँ, और मन कर रहा है कि अभी मतलब सो लेट आऊं, बेड मन कर रहा है उठ के इसी बिल्डिंग में तो रहता दुर्योधन। आप बिलीव नहीं करोगे, दुर्योधन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, मेरा भाई है वो। बट जब जिस दिन ये सीन हुआ, ये चीख हुई ना, तो मुझे ये लग रहा था रात को सो रहा हूँ कि मैं इसी बिल्डिंग में दुशासन दुर्योधन दोनों इधर ही कैरेक्टर को ही खत्म कर। हाँ, मतलब ऐसा वो हो गया था कि ऐसा कितना गलत कोई कैसे कर सकता है।
तो ऐसा वाला हो गया था। तो ये सीन तो मैं चाहता भी नहीं हूँ अभी कभी मुझे कोई सीन मुझे मिले, मैं नहीं चाहता। ऐसा नहीं, एज ए एक्टर ठीक है करना पड़ सकता है, बट मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई सीन मुझे करने को मिले, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत टफ थी, इसको फेस करना इतना आसान नहीं था। बहुत हेवी था कन्वर्सेशन हमारा भी, आपको थोड़ा सा लाइट करते हैं। ठीक है। हम आते हैं उस वर्ड पे जो बहुत फेमस होता है और जो जिस पे बहुत सारी पिक्चरें बनी है, दोस्ती। तो व्हाट्स योर टेक ऑन फ्रेंडशिप? बचपन में आपके बहुत सारे दोस्त थे सौरभ, कि आप बिल्कुल वन मैन आर्मी अकेले चलते थे, दोस्ती वोस्ती बेकार होती है? मैं बहुत सोशल हूँ, मेरे इतने दोस्त है ना, बहुत दोस्त बचपन से? बचपन से। मुझे ये मेरा मानना है कि छोटे शहर में शायद ज्यादा फ्रेंडशिप का कल्चर होता है, तो मेरे दोस्त सब थे, हर मोहल्ले में दोस्त है, हर जगह दोस्त है, आज भी हैं वो सारे। नहीं, छोटे से ही दोस्त अभी तक हैं? हाँ, अभी कैसे तक होता है ना, हम बड़े होते हैं, हम अपने करियर बदलते हैं, तो दोस्त भी बदलते हैं। नहीं, दोस्त ऐड ऑन होते गए, डिलीट नहीं होते। लेकिन जो पहले के दोस्त थे, जो स्कूल टाइम से थे, एक तो मैंने बताया आपको, कमल मेरा दोस्त है, वो तो उस दिन से दोस्त है जिस दिन से हम पहले दिन स्कूल जाना शुरू किया था, तब से मेरा बेस्ट बडी है, वो आज भी है। और स्कूल टाइम के सारे दोस्त मेरे टच में हैं, फोन वोन पे ज्यादा बात तो नहीं हो पाती, लेकिन उन्हें शायद ऐसा लगता है कि कई बार होता है ना कि आप अगर वो उसी शहर में रह गए, मैं यहाँ तक आ गया, तो उन्हें कई बार घबराहट होती है कि हम बात करें नहीं करें, सौरभ वैसे रिस्पॉन्ड करेगा नहीं करेगा, ये उनको लगता है। बट जब वो बात करने आते हैं, कभी फोन आता है ना, तो मैं वैसी बात करता हूँ, मैं कभी भी ये नहीं बोलता हेलो हाउ आर यू। जैसे मेरे पास फोन आया किसी का, एग्जाम्पल राजीव का है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई राजीव कहता, मैं काय का चक्कर है भैया, कहाँ हो आजकल, क्या कर रहे हो इतने, मैं वो हाँ, क्योंकि मेरे लिए मैं अब हूँ जो हूँ, बट वो तब से मेरे साथ है जब मैं कुछ नहीं था। तो दोस्ती तो बहुत जरूरी है। क्यों मैंने पूछा है, क्योंकि आपका देखते रहते चैनल, उस पे एक है ऑफ बीट परिंदे। हाँ, हमारा YouTube चैनल है। Yes, and that friendship which I am seeing actually that developed in Mahabharat. So ऑफ बीट परिंदे, मैं, शहीर और रोहित, हम तीनों ने मिलकर एक प्लान किया था कि हम एक YouTube चैनल बनाते हैं, क्योंकि काफी सारे फैंस ऐसे हैं कि हम एक साथ दोबारा देख नहीं पा रहे हैं हमें। ये देखिए, आपको कुछ दिखाना चाहते हो? अच्छा, ये So when I see this clip, you know, it's like इसमें काफी मस्ती है आगे चल के भी। ठंड लग रही है यार। So this friendship started during Mahabharat. Yes. So महाभारत में हम पहली बार, एक्चुअली शहीर और रोहित पहले से दोस्त है, इन्होंने एक साथ शो किया नव्या, महाभारत से पहले से ये साथ काम कर रहे हैं, तो ये पहले से अच्छे दोस्त है। बट मैं महाभारत में मिला इनसे, और फिर हमारी दोस्ती इतनी क्लोज हो गई, एक्चुअली दोस्ती से भी ऊपर बढ़ के मतलब भाई वाला फील है हम लोगों में। तो वो पांडव फीलिंग की वजह से हुआ है? हाँ, उसी की वजह से हुआ है, उसी की वजह से हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ना, हम तीनों एक ही माँ के थे, और वो नकुल सहदेव दूसरी माँ के थे। सुनेंगे तो सौरभ हाँ, सुनेंगे, कोई नहीं, कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा प्लेट भिजवा दूंगा फ्रूट्स की, यार टेंशन मत लो, भाई है मेरे, वो भी भाई है। बट यहाँ ये हुआ कि हम उस शो की वजह से इतने क्लोज आ गए। ऐसा नहीं, शहीर इंडस्ट्री में काफी काम कर रहा है, उसके भी दोस्त यार है, बट वो जो है ना एकदम से बॉन्डिंग के इमरजेंसी में आपको किसको कौन दिमाग में आएगा, कभी आप खुश हो सबसे पहले कौन दिमाग में आ रहा है, वो वाली कहानी है। तो हम तीनों बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, मैं कहीं भी दुनिया में हूँ, हमेशा हमारी बात होती रहती है। हमारा ऑफ बीट परिंदे के नाम से हमारा एक ग्रुप है फोन पे, उसी पे वीडियो कॉल, उसी पे बकवास। कल मैं और रोहित एक साथ बैठे हुए थे, शहीर शूट पे अभी बाहर गया हुआ है, वो चंडीगढ़ शूट कर रहा है, तो कल हमने फोन में बात की 10-12 मिनट। महीने बार बाद जब मैं मिला हूँ ना, तो पूरे महीने में जितना नहीं हंसा ना, उतना मैं 10 मिनट में हंसा हूँ। हम इस तरह की बात होती है एक्चुअली, कि आप कितने दिन बाद भी करो तो फीलिंग इज द सेम। तो हम लोग, और हमारा बनाने का भी रीजन यही था, जो हमने यूट्यूब चैनल बनाया है। वो अलग बात है कि हम उसको रेगुलर ज्यादा कर नहीं पा रहे, क्योंकि सब लोग बिजी है, वो शहीर बिजी है, मैं बिजी हूँ, रोहित बिजी है। बट यही था कि इस बहाने से हम एक साथ बाहर जा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक रीजन होगा बाहर जाने का एक साथ, तो एक फ्रेंडशिप भी है, दोस्ती भाई वाला प्यार भी है, और जो फैंस हैं जो हम एक साथ पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए हम कुछ ना कुछ बना पाए। तो और मेरा मानना है कि दोस्ती जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। बस ये है कि आजकल थोड़ा समय बदल गया है, तो दोस्त थोड़ा समझदारी के साथ बनाए। ये लाइन तो बड़ी कंट्रोवर्शियल बोली, दोस्त बड़ी समझदारी के साथ बनाए। आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? टिप्पणी नहीं, मतलब क्या है ना कि
कई बार क्या होता है कि आप अपना 100% देते हो, बट सामने अब क्या हो गया कि थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है लोगों में। अभी लोग अपने काम के तरह से आपसे दोस्ती करते हैं कि आप काम कर रहे हो तब तक आपके दोस्त है, काम खत्म दोस्ती खत्म। इट्स नॉट तो दोस्ती, देन इट्स अक्वेंटेंसेस कहते हैं नहीं, बट इसको। लोगों को लगता है ऐसा है ना, वो आपको ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि वो यही है। तो मेरा मानना ये है कि आपके पास कम दोस्त हो बट अच्छे होने चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं जो दोस्ती में, देखो मेरे दादाजी कहते हैं 4 बर्तन होंगे तो खड़केंगे जरूर। तो दोस्ती में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, थोड़ा झगड़ा, बहस, ये सब चीजें होती रहती हैं और वही होनी भी चाहिए। इससे ना जो ब्लड फ्लो प्रॉपर आता है ना, वो मजा आता है उसमें। आप अग्रेसिव होते हो, गुस्सा आता है वो, लेकिन बातचीत कभी बंद नहीं होनी चाहिए। दोस्ती अगर आपको निभानी है तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बातचीत कभी बंद नहीं करनी। अगर झगड़ा हो भी जाए, कभी कभार हो जाता है, मुझे अगर आपकी बात पसंद नहीं है, आपको मेरी पसंद नहीं है, तो हो सकता है, बट अच्छे दोस्त होना आपकी जिंदगी बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी चीज है और ये किस्मत वालों की मिलता है। एब्सोल्युटली 100% बैन। स्पिरिचुअलिटी आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले करती है सर? मेरी जिंदगी में नहीं, इस पूरी कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, हर जीव में, हर पेड़ों में, पौधों में ईश्वर के बिना कुछ नहीं है। ये मेरा मानना है। और ये जो लोग नहीं मानते वो उनकी अपनी चॉइस है, उसमें हम किसी को जज नहीं कर सकते, ना मैं करता हूँ। बट मेरा मानना ये है कि ईश्वर के बिना इस धरती पे कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? लोग इतनी गहराई में या तो सोचते नहीं है या सोचने जाते नहीं है, या लोग सोचते इतनी गहराई सोच के क्या के लिए फालतू स्ट्रेस देना दिमाग में। लेकिन लोग कई कहते हैं कर्म करो, ठीक है, लेकिन अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं है तो मुझसे ज्यादा मेहनत तो बेचारा वो आदमी करता है जो गल्ला मंडी में 1-1 क्विंटल के बोरे उठा के ढो रहा है। वो मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, बट वो वहां है, मैं यहाँ क्यों? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि सही समय पे सही जगह पे पहुंचना और ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स होना, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो। तो ईश्वर को तो मैं मानता हूँ। इवन जब मैं रेसलिंग मैच के लिए जाता हूँ तो उससे पहले मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ इसलिए बता रहा हूँ मैं लोगों को, बट मैं पढ़ता हूँ, ये मेरा नियम है और मैं अपने नियम ब्रेक नहीं करता कभी। कोशिश मेरी यही होती है। और कुछ भी अच्छा आप हमारे पुराने ग्रंथ देख लो, कहीं से भी चीजें देख लो, हम हर अच्छी चीज से पहले ईश्वर शुरुआत करते हैं। और हमारे जो पूर्वज थे ना, उनकी कोई भी चीज को अगर आप अच्छे से उस पर ध्यान से उस चीज को देखोगे ना, तो आप पाओगे कि हर चीज में, किसी भी तरीके में, किसी भी कहावत में, सबके पीछे एक साइंस है। अगर जो लोग बोलते हैं ना साइंस साइंस, तो उसके सबके पीछे एक साइंस है। तो मेरा तो मानना ये है कि ईश्वर के बिना इस धरती पे कुछ है ही नहीं। लोग कुछ भी कहते रहे, जैसे हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है जहाँ पे सूरज की दूरी बताई गई। हनुमान चालीसा कब से चला आ रहा है, साइंटिस्ट को तो अभी पता लगा है सूरज कितना दूर है, एग्जैक्ट वो चीज़ है। तो ये प्रॉपर एक साइंस जिसको हम बोलते हैं ना, वो सब कुछ हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो ईश्वर को आपको मानना पड़ेगा, और जिन्हें नहीं मानना उनका भी ईश्वर भला करे, मैं तो यही कहता हूँ। बचपन से स्पिरिचुअल थे, मतलब जैसे हम कहते हैं ना घर में जो कल्चर था, और बड़े होके भी ऐसे ही हैं? कुछ चेंज आया जैसे महाभारत करने के बाद कुछ चेंज आया, या बचपन में ऐसे नहीं थे? जैसे हाँ ठीक है, मैं मानता था, बस नमस्कार करके जाता था मंदिर में, बट महाभारत करने के बाद, बिकॉज दैट्स अ ग्रंथ, हमारे कहते हैं ना, पता नहीं माइथो क्यों बोलते हैं, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया, माइथो होता ही नहीं है, इट्स अ हिस्टोरिकल थिंग हम जो कहते हैं। तो उसमें कुछ चेंज आपको लगा? आपने जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ से कुछ चेंज आया? मैं बचपन से ही, मतलब क्योंकि दादाजी के पास ज़्यादा रहता था मैं उनके रूम में, तो वो मुझसे रामायण पढ़वाते थे। महाभारत तो कहते हैं लोग घर में रखा नहीं आता इसलिए कभी नहीं पढ़ा, बट रामायण पढ़वाते थे। उसके पीछे ये नहीं कि वो पढ़ नहीं पाते थे, उसके पीछे का रीज़न यही था कि मुझे उस चीज़ की नॉलेज हो, मुझे उसमें मेरा ध्यान जाए, मैं उसमें इंटरेस्ट जगे। तो बचपन से करना था, बगल में मंदिर था, रोज़ सुबह शाम आरती करने में, बच्चे थे बट रोज आरती हमें ही करनी होती थी। घंटी हम बजा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो वो ईश्वर से जुड़ा रहा है हमेशा। एक चीज में कमजोर रहा हूँ, बचपन से व्रत नहीं कर पाया कभी भी। सिर्फ व्रत शिवरात्रि करता था 2 घंटे के लिए, जिससे मम्मी जो बनाती थी खाने को मिल जाए व्रत वाला, बस। तो व्रत नहीं कर पाया। बाकी ईश्वर में मान्यता मेरी शुरुआत से ही है। और महाभारत में आने के बाद
क्योंकि ईश्वर को तो पहले से ही मानते थे, मतलब लोग माने ना माने, बट जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उनको मैं तो मानता ही था। मैंने वो सुना नहीं है जो गीता उपदेश जो कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया, वो सीन इन लोगों ने अलग किया। बस कभी कभी मिस करता हूँ कि काश वो जो अर्जुन के साथ में अगर वहां भीम और होता तो मैं भी उस चीज को सुन लेता, वो फील कर पाता, क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही चीज है जो हम अंदाजे से लगा नहीं सकते, क्योंकि हम वो डायरेक्टली सुन नहीं सकते, बट जो रूप में कृष्ण जी ने, सौरभ ने जो प्ले किया है, तो वो एक फील थोड़ा मिस करता हूँ मैं। बाकी महाभारत में तो ऐसा कुछ वो नहीं था, पहले से था मानने वाला, और जब साइन किया कॉन्ट्रैक्ट तब भी हनुमान चालीसा पढ़ के किया, शूट भी किया तो उससे पहले भी, तो ईश्वर को शुरू से मानते हैं और कोशिश करता हूँ लोग माने, मैं भी चाहता हूँ। Yes, I believe that also. चलते महाभारत की जर्नी खत्म करके आपकी जर्नी WWE में चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत फेमस है जो आप लोग खड़े होके इतना, जब 10 ईयर सेलिब्रेशन हुआ था स्वास्तिक का, तो बड़ा अच्छा सा एक गाना गाया था आपने महाभारत का, सुनाने की चेष्टा करेंगे। मैं तो पीछे खड़ा था उसमें, मैं तो लिप सिंक कर रहा था सब मिला के। रियली? एक्चुअली क्या है कि वो इतना हिट हुआ ना, वो सच में बहुत, इसलिए पूछ रही मतलब हूँ। मैं आज भी मुझे लगता है इसके फोन में भी शायद डायलेट टोन वही लगी, कहीं ना कहीं वो जैसे ही बजता ना तो कान खड़ जाता है कि मैं सिंगर कहाँ, मैं एक्टर हूँ। मुझे तो याद एक्चुअली गाना गाने का बोल दिया आपने, मतलब यार मैं गा तो सकता ही नहीं हूँ। क्यों, सब गा सकते हैं। कहाँ गा सकते हैं, बच्चन साहब ने एक बार गाया था। क्या बात है, आरती गाई है। नहीं, वो गाना भी गाया था। हाँ। पता नहीं कौन सा, चला नहीं चला हाँ। नहीं, सॉरी सर। चलिए सुना दीजिए थोड़ा तो हमें। मैं वैसे ही बता देता हूँ थोड़ा। So we will on the studio, if you guys know, then would you be singing with him? मुझे नहीं पूरी लाइंस में, दो लाइंस मुझे पता है, वो गा के बताता हूँ। मैं गाना यार क्या, ये तो हद ही हो गया यार, एक्टिंग से खतरनाक चीज तो है। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य सत्य कलेश कलंक, है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य सत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की, शक्ति है भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से में सृष्टि के दर्पण में की कथा महान है। महाभारत, एक्चुअली मैं तो महाभारत ही बोलता था बस आखिरी में, उसमें थोड़ा लोड चाहिए होता था, तो मैं कहा तुम गाओ, मैं लिपसिंग करके महाभारत में जोर मैं पूरा लगाता था। थैंक यू सो मच सर। लेट्स मूव ऑन टू योर करियर, जिसके लिए आपको एड्रेस करना बहुत अच्छा लगता है, आपको अपने आप को, बीइंग एन एथलीट। तो अभी हम गए थे किक बॉक्सिंग से महाभारत, अब महाभारत से वी विल गो टू WWE। तब आपका हुआ कि साथ साथ चल रहा था, आपने तो अपने वो कहानी बीच में छोड़ दी। हाँ, वो आपने भुला दिया मुझे। अच्छा, तो बेसिकली इधर महाभारत चालू था मेरा, उधर WWE ने ट्राई आउट सेट किए 2017 में, राइट? नहीं 16 में, दुबई में। तो मेरे पास फोन आया WWE के क्रिएटिव का कि हम लोग ट्राई आउट कर रहे हैं और हमें आपका नंबर मिला है, और संजय ने आपका नंबर दिया, और हम दुबई में ट्राई आउट कर रहे हैं, इस डेट को आपको आना है जी। भाई मैं तो, अब मैं इधर महाभारत कर रहा हूँ तो वर्कआउट का टाइम नहीं मिल रहा था मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि 12 घंटे शूट कर रहे हो, इतनी गर्मी थी सब। फिर ही मैंने कहा भाई अब आया मौका, तो एक तो मन किया, मैंने कहा बीच में से भाग जाऊं तो फिर मैंने क्या कौन क्या कर लेगा, एक सोचना ही बात। साइन किया है। हाँ, तो मैं तो अमेरिका चला गया ना, कॉन्ट्रैक्ट लेके कोर्ट में घूमते रहो आप इंडिया में, एक्चुअली वो ऐसा दिमाग में था। फिर मैंने कहा मैंने बीच में से भीम बदलेंगे कैसे लगेगा, ये सीन हम कट करेंगे, वहां से स्वास्थ्य का आपको गुस्सा करेंगे, मजाक कर रही हूँ। हाँ बोलिए। नहीं, वो स्वास्थ्य जानता है बहुत अच्छे से कि मैं बहुत क्लियर कट बोलने वाला आदमी, मैं मेरे दिल में कभी कोई गलत चीज रही नहीं, मैं तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो अलग बात है कि उनने हमें थोड़ा सा और देना चाहिए था यार, बहुत माल कमाया। सिद्धार्थ भाई सॉरी यार। उन्होंने मुझे फोन किया, अब यहाँ फिर से एक मेरे संग ट्रेजेडी हुई बहुत बड़ी वाली। उन्होंने फोन किया कि आपको आना है, मेरा टिकट आ गया दुबई से। मैंने इनको बोल दिया कि भाई मुझे 3 दिन के लिए दुबई जाना है, कैसे भी मैनेज करो, क्योंकि अब भी मैं पांडव के सीन एवरी डे ऑलमोस्ट 27-28 डेज हम शूट कर रहे थे, चलो जैसे भी मैनेज करने की।
उस दिन क्या था कि उससे एक दिन पहले एक सीन था मेरा कि मैं घोड़े के ऊपर बैठा हूँ, घोड़ा दोनों पैर से आगे से उठ रहा है, ऐसा कुछ सीन था। और घोड़ा क्या है आगे से, अब मेरा क्या वेट बहुत था तो मेरे लिए घोड़ा भी स्पेशल आता था। नॉर्मल घोड़े तो ऐसे देखते थे मुझे पीछे के भाई उतर जा यार, क्यों कमर उड़ा। तो ये मुंबई से घोड़े आते थे उमरगांव, तो वो घोड़े पे था मैं, तो उसको वो जंप नहीं कर रहा था, तो किसी ने पीछे से उसको डंडा मारा और वो ज्यादा जंप कर गया और मैं ऊपर गिर गया। Oh my God. और मैं पीछे गिरा, मैं गर्दन से लैंड किया जमीन में, 150 किलो वजन मेरा, 152 किलो उस समय, और मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई। चोट लगी, लग तो गई, दर्द हो रहा था, बट मैंने कहा कोई नहीं। फिर भी पहले तो मैंने वहाँ बैंड बजाई उसकी जिसने मारा था, वो भाग गया। अगले दिन मैं गाड़ी में बैठा उमरगांव से और मुझे यहाँ फ्लाइट पकड़ने आनी थी। मैं मुंबई पहुंचा और मेरी गर्दन में स्वेलिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं गर्दन मतलब मेरी डबल हो गई गर्दन। मैंने कहा ये अब कैसे हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं चला भी गया तब भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और ये मौका दोबारा फिर देंगे नहीं, क्योंकि नहीं दे सकते। मैंने फ़ोन लगाया उनको एक उम्मीद से, मैंने सर ऐसी बात हो गई और मैं एयरपोर्ट के बाहर पहुंच चुका हूं, बट मुझे ऐसी इंजरी हुई है, अब आप बताओ क्या करना है। बोले ठीक है। तो इस मामले में वो थोड़ा बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, जो बाहर के जो इंडस्ट्री के लोग हैं। लेट्स ओके, आप यहाँ नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब ट्राई आउट करेंगे तब आप आ जाना। मैं वापस लौट के आ गया, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा इतना बड़ा मौका, इतने सालों बाद, 19 साल से इस दिन का वेट कर रहा हूँ, वो दिन आ गया और मैं ऐसे एयरपोर्ट से लौट के आ रहा हूँ। कहते हैं, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद। Is it true? यस, मैं ये मानता हूँ। मैंने अपने जीवन में पिछले 15 सालों से, 15 साल तकरीबन हो गए, 15-16 साल, मैं सिर्फ 3 लाइनों पे ही अपनी जिंदगी जी रहा हूँ कि जो हो चुका वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, बस। इसके अलावा मैं सोचता ही नहीं कुछ। इवन मैं किसी फिल्म के लिए भी गया था, कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, तो वो जब नहीं हुआ ना काम, मैं बड़ा खुश था। तो मेरे घर वाले बोले मूवी नहीं मिली इसलिए खुश हो रहा है, मैंने जो था अच्छी लिया था। उसके 6 दिन बाद मुझे और बड़ी मूवी का ऑफर आ गया, अगर मैं वो साइन कर लेता शायद इसे नहीं कर पाता। तो मेरा मानना हमेशा ही, मेरे घर वाले बोलते पागल हो गया क्या तू, अभी किसी का एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे वही एक्सीडेंट हो गया, जो बढ़िया हो यार। कह रहा कैसी बातें कर रहा भाई साहब, बढ़िया, मेरे टांग टूट गई यार मेरी, आप कह रहे बढ़िया हो। मैंने सुन भाई, जिंदा है ना, That's important. मैंने हो सकता है इससे ज्यादा बुरा हो जाता, That I also ठीक है। know. मैंने होते जो मुंह से बकवास कर रहा है, मैंने मुंह में लग जाती चोट, फिर क्या करता। मैंने कहा और ज्यादा हो जाता, फिर वो भी सोचने पड़ गया, बात तो सही है। तो मैंने कहा ऊपर वाले को थैंक यू बोलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और हर चीज में मैं ढूंढता ही ढूंढता हूँ, हर चीज में मैं ढूंढता हूँ। मेरी सिस्टर बहुत मेरे से भड़कती है इस बात को लेके, मेरी जो बहन है वो भी 6 फीट की है, अगर सामने है तो यहाँ सब लोग डर जाए। क्योंकि 6 फीट लड़की आपने देखी नहीं होगी सामने से, बहन है मेरी, कोई बात नहीं। तो You always have to say that at the end for everyone. हाँ भाई, बुरा नहीं लगना चाहिए, दिल तो ये बातें हैं, हो सकता है किसी को बुरा लग गया तो पहले से बोल दो, ठीक। वैसे नहीं भी बोलूंगा तो बिगाड़ तो कुछ पाएगा नहीं, बट फिर भी ठीक है। सो वो उससे मेरा बहुत होता है इस चीज को लेके कि भाई ये हो गया है, इसमें क्या अच्छा है, मैंने इसमें ये अच्छा है, मैं हर चीज मैं ढूंढता हूँ अच्छा, तो ये होना चाहिए। So और what happened in that WWE? फिर उसके बाद swelling आ गई तो मैं नहीं गया। उस समय मुझे लगा थोड़ा कि ये क्या, अब इसमें क्या अच्छा है, मुझे लगा थोड़ा देर, 2-4 दिन, फिर मैंने कहा नहीं यार, कोई अच्छा होना होगा इसमें अच्छा ही होना होगा कि मैं इस शो, अगर ये शो हिट हो गया इसके बाद बड़ा स्टार बन के जाऊंगा तो मुझे और ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। ऐसा थोड़ा दिमाग में अपने आप पॉजिटिव किया। ट्राई आउट में नहीं गया, ट्राई आउट से इंडिया से एक लड़के का सिलेक्शन हो गया, और वो चीज़ें वहाँ ख़त्म हो गई। अब मेरा प्रेशर बढ़ता गया क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं आया। फिर 2-3-4 महीने इधर महाभारत चलता गया, महाभारत चालू हो गया, हिट हो गया, सब कुछ हो गया। 2017 में मेरे पास फोन आया कि दुबई में हम ट्राई आउट कर रहे हैं, वापस दुबई में था, दुबई में ट्राई आउट कर रहे हैं और आप इस बार आना चाहोगे। मैंने भाई साहब, मैं शो कर रहा था सोनी का, संकट मोचन महाबली हनुमान, तो रावण प्ले कर रहा था। अब क्या हुआ उस समय कि महाभारत में मैं 152 किलो का था। फिर हम लोग इंडोनेशिया गए, 1-1.5 साल वहां रह के, वहां से लौट के आया, मैंने ये शो किया। तो उनको चाहिए थोड़ा सा रावण ना, उन्हें थोड़ा हैंडसम और शार्प रावण चाहिए था, क्योंकि रावण नॉर्मली रावण क्या था, हा 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 हा, बड़ी मुंह चाहिए था, थोड़ा उनका अलग था। तो मैंने उस रावण कैरेक्टर के लिए करीब 25 kg वेट लूज किया था, 25 वेट की लूज किया। उसी दौरान में इन लोगों का फोन आ गया। मैंने कहा यार अच्छी किस्मत है, बट मैंने कोई नहीं सोके, तो उनसे बात की, जैसे रिक्वेस्ट की मैंने उन लोगों से, क्योंकि मेरा वो रेगुलर चल रहा था शूट। बोले सर 3 दिन 4 दिन में सुनो करवाना है कि नहीं।
मैं ऐसे ही बोला, क्योंकि मेरा तो भाई ड्रीम है ना सामने। वो तो है। ठीक है, मैं वहां गया ट्राई आउट के लिए। अब सबसे बड़ी टेंशन तो कि वहां ट्राई आउट की तैयारी नहीं थी मेरी कुछ भी, क्योंकि मैं तो शो यहाँ कर रहा था। हाँ, इधर ठीक से है, और जब तक आपका टारगेट नहीं होता ना, वो उतने अच्छे से तैयारी ऐसा नहीं तैयारी के लिए मतलब मैं करना ही चाहता, मेरे अंदर दिमाग में घुसा हुआ था। डेब्यू ट्राई आउट में गया, वहां देखा मैंने, वहां ऑलमोस्ट 14 कंट्रीज से टॉप 40 एथलीट बुलाए गए थे। सऊदी अरब, जॉर्डन, कुवैत, ये वो उधर उधर की अफ्रीकन भी कंट्री थी, पाकिस्तान, इंडिया, सब। मैं वहां उनकी शक्लें देख देख के ना, क्या रेसलर जो होते हैं ना, इनका ये अलग ही हो, कोई टैटू वैटू, कोई ऐसे बाल, कोई वैसे बाल, कुछ ना कुछ होता ही है। और मैं वेट लूज करके, और मेरी कोई तैयारी नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग भी नहीं की थी, मैं तो रोज 12 घंटे शूट कर रहा था, वो भी आम गाँव में। वहां से 3 घंटे पहले मुंबई आने में लगते हैं, और ट्रैफिक में फंस गया तो हो गई जयराम जी की। तो कोई तैयारी नहीं थी, बट फ्री में चला गया। मैंने कहा अब मौका नहीं मिलेगा, ये एक बार मिल गया भाई, अब नहीं हो रहा कुछ ही। और वहां मैं 32 का था उस समय, और वहां जो एथलीट आए थे ना, सब 22-23 साल के। मैं और सारे अपने गल्फ के भाई लोग, माल पेलने वाले, कोई चिकन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, अपन शाकाहारी आदमी। मुझे पहले तो लगा, मैंने भाई ये होगा नहीं, मुझे लग नहीं रहा इसमें लक्षण, क्योंकि तैयारी खुद की नहीं, फिर आपसे बहुत ज़्यादा यंग एकदम से। और ये हमारा सोचना हमेशा से ही रहा है कि नॉन वेज में बहुत पावर होती है, तो वो, और उनकी शक्लें भी कोई कुछ। मैंने कहा मुश्किल है, बट मैंने कहा जो भी है, मैंने कहा 19 साल दिए भाई अपन ने, 20 साल इस ड्रीम को। मैंने कहा यहाँ, मैंने कहा चाहे इधर बेहोश हो जाऊँ, कुछ भी हो जाए आज, लेकिन मैं अपना पूरा दूंगा। 3 दिन का ट्राई आउट था। पहले दिन इतना कराया था। एक्चुअली क्या होता है कि ट्राई आउट में वो लोग ये नहीं देखते आप कितने अच्छे रेसलर, वो ये देखते हैं कि आप की कैपेबिलिटीज क्या है, आप कैसे एथलीट हो, आपकी लिमिटेशंस क्या है, कहाँ तक आप जा सकते हो, क्या आपके कैरेक्टर्स हैं, ये सब चीजें वो देखते हैं। तो कचरे को साफ करने के लिए थोड़ा हैवी वो लोग। तो पहले दिन मुझे याद है कि जब मैं रात शाम को 7-8 घंटे का ट्राई आउट था, वो करने के बाद जब मैं होटल में गया, तो जो टब था उसके अंदर गर्म पानी भरा, उनसे मैं नमक मांगा, उसमें नमक डाला, क्योंकि पैर में स्वेलिंग आ चुकी थी बहुत बुरी तरह से, थाइस वाइस सब स्वेल थी। और उसी में सो गया, मैं उठ भी नहीं पाया, इतना हालत खराब थी पहले दिन। 40 में से 13 लोग बचे थे नेक्स्ट डे। 13 में से आप थे? ठीक है, 13 मैं था, और मेरा पार्टनर जो वीर महान था इंडिया से, हम 2 थे, 1-2 और थे। तो 2 दिन हुआ, दूसरे दिन भी भाई और कचरा साफ। आखिर में आके फाइनली अनाउंस, जब हल्के उन्होंने अनाउंस नहीं किया, उन्होंने बाद में अनाउंस किया, तो हम इंडिया से 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, मेरा, वीर महान का, और कविता देवी एक लड़की थी। हम लोगों का सिलेक्शन हुआ, बहुत खुशी की बात रही। और अब उन्होंने सिलेक्शन हुआ मेरा 17 अक्टूबर में उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेजा। सेम डे मुझे ब्रह्मास्त्र के लिए धर्मा की तरफ से आया, सेम डे, दोनों एक साथ थे मेरे पास। जोर मैंने प्ले किया था। और अब मुझे तो, मेरा तो क्लियर है कि मुझे, तो मैंने एक बहुत नामी वो थे कास्टिंग डायरेक्टर, उनको स्पष्ट मना किया, मैंने नहीं कर पाऊंगा भाई। मैं, उनको बुरा भी लगा कि यार, मतलब उन्होंने मुझे एक्सप्लेन भी किया कि सौरभ देख, ये धर्मा की फिल्म है, क्योंकि एज ए एक्टर तो धर्मा मतलब बहुत बड़ी बात है। अब कोई भी धर्मा को ऐसा नहीं कर सकता ना, ऊपर से बच्चन साहब, शाहरुख खान सर, रणबीर कपूर, नागार्जुन सर, ये सब। लेकिन मेरा दिमाग वहां पे अटका हुआ था कि मुझे वो करना है। फिर जब मैं अयान से मिला, तो अयान ने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की। फिर मैंने बोला ठीक है, आप बात कर लो। तो WWE को भी कन्विंस किया गया है कि अगर आपका एथलीट अगर ये फिल्म करेगा, बॉलीवुड की इतनी बड़ी फिल्म है, तो आपके लिए भी बेटर है। ठीक है, ऐसे करके उनकी आपस में डील भी हो गई। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन इनका भी किया, उनका भी किया, और ऐसे में WWE में एंटर किया। WWE में सांगा नाम कैसे पड़ा आपका? सो WWE में बेसिकली क्या है कि WWE में आप अपने रियल नाम से कभी नहीं जाते। वो लोग अपना, क्योंकि उनके राइट्स होते हैं वो सारे, तो वो एक नाम चूज करते हैं। तो बेसिकली सांगा मेरा नाम मैंने ही उन्हें सजेस्ट किया था, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये नाम लिया है मैंने राणा सांगा से। राणा सांगा एक अपने वॉरियर थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका एक आंख भी खराब हो गई थी, एक हाथ कट गया था, और मतलब इंजर्ड थे, फिर भी वो लड़ते थे। उनकी वो खूबी थी। राइट।
और मैंने इसलिए कनेक्ट किया अपने आप से कि मैं इतने सालों से इतनी चीज़ों में उलझने के बाद भी वापस वहीं आ रहा हूँ, वापस वही करना है जो मुझे करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं उनसे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया और उसको उन्होंने फिर डन किया, इसलिए मेरा नाम, तो इसलिए नाम रखा है सांगा। इसलिए सांगा। तो पीपल नो यू इन WWE एज सांगा, सांगा। नॉट सौरभ। नहीं, सांगा। ये रील जो आपको भी पता होगी, इट इज, इसमें बहुत खून खराबा टाइप भी हुआ है। तो क्या ये ऐसे दिखाते हैं WWE में हम लोग को कि भाई हाँ इसको पटका तो थोड़ा सा उधर खून आ गया, या ऐसे ही दांत वहां जैसे मारा जोर से तो ऐसा निकल के आ रहा है? इज इट नहीं, ट्रू? बेसिकली क्या है, मैं इस बता रहा हूँ, जब भी मैं कहीं लोगों के बीच में बैठता हूँ तो लोगों का पहला सवाल होता है वो एक ही होता है, WWE रियल है या फेक है? तो मेरा मन करता है उठ के कि पहले मैं इसको ये बिलीव कराऊं कि ये रियल है। कराते कैसे? मैं कराने के लिए जैसे देखता हूँ ना, तो वो फिर अपने आप ही समझ जाता है कि नहीं भाई साहब रियल ही होगा, रियल ही लगता है जब मेरी निगाहें तिरछी होती हैं। बेसिकली क्या है कि इसमें स्टोरी क्रिएट की जाती है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट का एक मिक्स है। ये ज्यादा टफ है स्पोर्ट्स से, क्योंकि यहाँ आपको एक अच्छा एथलीट भी होना है और एक अच्छा एंटरटेनर भी होना है, आपको एक अच्छा एक्टर भी होना जरूरी है। तो स्टोरी क्रिएट की जाती है कि आप और मैं क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन जब हम रिंग के अंदर लड़ रहे होते हैं तो इंजरीज ना हो ये पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इंजरी कम से कम हो। बट रियल होती है वो? तो जो आप ब्लड पहले अलग तरीका होता था, अब ये कि रियल है। अगर आपको चेयर शॉट लगा है तो चेयर शॉट आपको लगेगा, आपको बॉडी पे हिट करेगा वो। तो ऐसा नहीं कि कैसे उठा के खाली दिखाते हैं टूट गई चेयर ऐसे? नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मैच चल रहा था, इसमें एक इंडियन रेसलर था शैंकी सिंह, सामने था ड्रू मैकेंटायर जो चैंपियन रहा है। उसको 1 या 2 चेयर शॉट मारने थे शैंकी में, बट क्राउड इतना सपोर्ट कर रहा था उसे कि वो ये चीज दिमाग से निकल, क्योंकि हमें क्राउड के हिसाब से भी रिएक्ट करना होता है। वो जोश में आ गया, उसने 21 चेयर शॉट मारे थे शैंकी को 21 टाइम। उसकी पीठ, अभी मैंने फोटो पढ़ी, उसकी पीठ पे पूरे में निशान आ गया था और उसमें स्टिचेस भी लगे। उसकी एल्बो आज भी खराब है और वो चेयर टूट गई थी मार मार के। तो हम लोगों को कोई ट्रेनिंग में जो तैयारी नहीं होता, खून निकलता, वो सब इतनी प्रैक्टिस होती है हमें। और देखो, आप जब रेसलिंग में जा रहे हो, WWE में जा रहे हो, ऐसे स्पोर्ट्स में जा रहे हो, तो इतना तो आपको पहले से ही पता ही होता है कि ये तो थोड़ा बहुत होगा। तो लोगों को लगता है कि ये फेक, ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की जाती है। हम ट्रेनिंग करने के से हम बस दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, तो हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसी जगह चोट ना लगे कि जिससे प्रॉब्लम्स बड़ी हो। जैसे हम लोगों का मानना है कि सेफ प्लेस है, बैक है आपकी स्ट्रांग होती है, वहां हिट कर सकते हैं, थाई स्ट्रांग है, आपका स्टमक स्ट्रांग है, नोज पे नहीं मारना है तो हम लोग 4 आर्म्स ऐसे साइड से मारते हैं। also there are rules there, नहीं, नॉट रूल्स, बट you all follow? हाँ, क्योंकि अगर मैं उसको नाक पे हिट करूंगा तो वो भी मुझे नाक पे हिट करेगा, ठीक है। और नाक पर हिट करेगा तो ये आप कितनी बार तोड़वाओगे, कितनी जुड़वाओगे, लेकिन चोट लगती है। मैंने इसे एक रेसलर था प्रैक्टिस में, मैंने उसको किक मारी, वो गलती से किक सीधा उसके दांत पे लगी, 4 दांत उसके बाहर हो गए, ठीक है। एक बार किसी रेसलर को मैं कॉर्नर में स्क्वीजर देने गया था, तो वो उसकी हाइट थोड़ी कम थी, तो मैं ज्यादा जोश में आके मैंने मारा, तो मेरा खुद का मुंह उसके ऊपर से निकल के पोल में टकरा गया। तो मेरा ये दांत मैंने फिक्स कराया है बाद में, ये आगे के मेरे दांत में चोट लग गई। करने में मजा आता है आपको? आई लव इट। ये मेरा, यस, ये मेरा, देखो आप किसी चीज को प्यार करने लगते हो ना, किसी चीज को, तो फिर वो आपके लिए कितनी भी पेनफुल हो। हमारी जिंदगी में ऐसे लोग हैं कि हमें जो दर्द दे रहे हैं, बट हमें है भाई कोई बात नहीं है, क्योंकि प्यार करते हैं। नहीं, हाँ हाँ, होता है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो फिर भी रेसलिंग, आप UFC देखो, आप MMA देखो, मतलब ये गेम है। अभी भी करते? मैं 22 अगस्त को मेरा मैच है इंडिया में, अभी मुझे कल ही फाइनल हुआ है। मैं अभी और रेसलिंग करना चाहता हूँ, मैं अभी कम से कम 4 से 5 साल और रेसलिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे रेसलिंग से प्यार है। मैं अगर मुझे आज भी मुझे कोई बोले कि ये रेसलिंग का मैच है, यहाँ तुम्हें मिल रहे हैं 10 लाख रुपए और ये फिल्म है बड़े सुपरस्टार की, सेम डे जिसमें आपको मिल रहा है 2 करोड़ रुपए, तो मैं कहूँगा 2 करोड़ अपने पास रखो, मुझे ये करना है। बिकॉज इसमें मेरा प्यार। हाँ, मतलब आप समझे, देखो एक चीज होती है जरूरत के लिए करते हो आप, एक चीज होती है जो आप करना चाहते हो। मैं वो करना चाहता हूँ, और मेरा ये मानना है, मेरे काफी दोस्त हैं जो ये लोग बोलते थे कि यार नहीं और ये वो इतना कर, मेरा मानना है कि जो आप करना चाहते हो, अगर वो काम आप करोगे ना, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से करोगे और बेटर करोगे। जबरदस्ती चीजें आप नहीं कर सकते, जबरदस्ती आप कुछ भी आप करवा लो, आप कर तो दोगे, बट
वो जो फील के साथ है ना, मजा जो आता है कि रोज बोर हो जाओगे, मुझे रोज एक्टिंग करने के लिए बोलेगा, पैसा ही मिल रहा है, बट मैं बोर हो जाऊंगा एक टाइम के बाद। लेकिन वहां मैं बोर नहीं होता, वहां मुझे मजा आता है कुछ नया करने में, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने में, कुछ नया मूव करो, ये करो वो करो। तो मेरा प्यार है। देखेंगे तब आपको भी। डेफिनेटली डेफिनेटली। अभी हमने WWE पे पहुंचे, हम आपकी जर्नी एक एक स्टेप बाय एवरी पार्ट ऑफ योर जर्नी हैज अ ब्यूटीफुल स्टोरी सौरभ। अभी आप उस स्टेज पे भी हैं जहां आप अपनी जगह क्षेत्र में कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। तो क्या रिफॉर्म्स, बिकॉज आपके बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे आपको और काफी आपको भी दिखाए मैंने कि यू हैव बीन अ वेरी एक्टिव पर्सन इन योर मतलब क्षेत्र, वहां पर जहां पर आप जाते हैं और लोग आपको इतना प्यार करते हैं और आप उनको उनके तरक्की के लिए, उनकी उन्नति के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ये, मतलब इसका क्या पैशन है? ये सवाल मुझसे मेरे परिवार वाले पूछ रहे हैं कि क्यों कर रहे हो, पूछते हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि मेरे पास अमेरिका में भी घर है, मेरे पास मुंबई में भी घर है, दिल्ली में, कहीं भी मुझे जो करना था मैं कर चुका। फाइनेंशियली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरा ड्रीम था रेसलिंग में WWE तक पहुंचने का, वो मैं कर चुका हूँ। तो मैं अपनी तरफ से संतुष्ट हूँ अभी चीज़ों में। मेरे पास बहुत ऑप्शन है, मैं कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मेरा मानना व्यक्तिगत ये है कि अपने लिए दुनिया करती है, आपने अपनों के लिए क्या किया। अब मैं अपनों के लिए कैसे करूं? अपनों के लिए करने के लिए मुझे अपनों के बीच में जाना। कई बार मुझसे कई लोग पूछते हैं कि यार, लोगों के पास ग्रीन कार्ड होते हैं, वो यूएस छोड़ते नहीं है, तू पहला आदमी देख रहा है तेरे पास ग्रीन कार्ड, तू इंडिया भागने में लगा रहता है हमेशा। तो मैंने कहा मैं अपनों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और यहाँ से नहीं कर सकता हूँ। मैं जिस जगह से आया हूँ, मैंने जो सिचुएशन अपने यहाँ देखी है या जो मैं देख रहा हूँ, वो चेंज करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि मैंने बोला कि मैं ईश्वर को मानता था, या मेरी किस्मत अच्छी थी, या मेरी मेहनत थी, जो भी था मैं यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन मेरे जैसे हजारों लड़के हैं, हजारों लड़कियां हैं जो मुझसे भी आगे जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, या उन्हें सजेशन नहीं मिल पा रही, या वहां हमें वो चीज नहीं मिल पा रही। मैं स्पोर्ट्स में यहाँ तक पहुंचा, इंडिया से 140 करोड़ की जनसंख्या में से 7 लोग हैं जो उस लेवल तक पहुंच पाए, जिनमें से एक मैं हूं। मेरे पूरे मध्य प्रदेश, पूरे स्टेट में इकलौता मैं एथलीट हूं जो उस लेवल तक पहुंचा। तो मैं पहुंच गया, बट मेरे से बहुत है। तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरा ये सोचना है। चाहे वो पढ़ाई में, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एरिया है, देखो देश अपना डेवलप हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, दुनिया और स्पीड से आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ के एजुकेशन में बच्चे बढ़े। मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ का किसान भी बढ़े, क्योंकि मैं किसान फैमिली से, मैं अपने फादर को मेहनत करते हुए देखा। जब पूरी फसल आप लेके रेडी कर देते हो, बारिश हो जाती, सब गीला, सब बर्बाद हो जाता है, वो मैंने देखा है। मैंने अपने यहाँ के यंग लड़कों को बंदूकें लेके रेत की ट्रॉलियां निकालते हुए देखा है। ठीक है, मैं मतलब हर चीज की उनमें अंदर वो क्षमता है, बट उनको यूज नहीं कर पा रहे। यूज क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारे यहाँ एक भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें कि फैक्ट्री या कुछ हो के आदमी कुछ काम कर पाए। जो भी ले दे के थी, वो पॉलिटिशियंस ने उस फैक्ट्री को बेच बाच के जमीनों पे कब्जे कर लिए। तो इस तरह की चीजें बहुत है। लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, वो क्षेत्र के बारे में नहीं सोच रहे। किस्मत की बात है शायद, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे यहाँ आज भी चीजों की बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं देखिए, मैं आपके माध्यम से सब लोगों से कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। क्या होता है कि हम लोग अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में और पैसे में इतने व्यस्त हैं कि हम चीजें सोच नहीं पा रहे। आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना लीजिए, इंजीनियर बना लीजिए, ठीक है, कुछ भी बना लीजिए, लेकिन सांस लेने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। आप पैसा कितना भी आपका जिंदा रहने के लिए आप ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे? आप पेड़ काटे जा रहे हैं। मैं लोगों को बोलता हूँ, मैं आपके यहाँ बता रहा हूँ, मैं इस साल मैं अपनी खुद की लैंड पे और कुछ फॉरेस्ट के आसपास की लैंड पे इस बार मैं 6000 पेड़ लगा रहा हूँ इस बारिश में। पेड़ हर साल लगते हैं, गवर्नमेंट हर साल पेड़ लगा रही है, कर रही है, लेकिन वो पौधे ही रहते हैं, पेड़ बन ही नहीं पाते। तो उनकी टारगेट है। तो ऐसा मेरा टारगेट है कि मुझे इस साल 6000 लगाने, और मैं 6 के 6 बड़े करूंगा। ठीक है, इस तरह से आपको एनवायरनमेंट को बचाना होगा। आप 500 करोड़ के मालिक बन जाओ, ऑक्सीजन कहाँ से लोगे यार? सांस कहाँ से लोगे? मैं कई बार उदाहरण के लिए लोगों को बोलता हूँ कि हमारे अंबानी की जो घर है, इनके लिए बहुत शानदार घर है, वो और 10 फ्लोर बना ले ऊपर, और बढ़िया बना ले, लेकिन सांस वो ही लेंगे जो मुंबई में है। तो हमें ये समझना होगा, हम अभी भी नहीं समझ रहे हैं। तो ये
मैं चाहता हूँ कि पर्यावरण के लिए काम करूँ मैं चाहता हूँ कि अपने यूथ के लिए काम करूँ, मैं चाहता हूँ कि सिस्टम में अपने यहाँ कई जगह इतनी 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 प्रॉब्लम्स है ना कि हम इसको समझ नहीं सकते। मैं ये कंपैरिज़न क्यों करने लगा, जब मैं यूएस रह के आया तो वहाँ देख के आया कि ये चीज़ें बहुत ईज़िली फिक्स हो सकती हैं, बट यहाँ क्यों नहीं हो रही है? यूएस से बहुत पीछे चल रहे हैं ना। नहीं, पीछे हम अपनी वजह से चल रहे हैं। देखो, हम हमेशा सिस्टम को भी दोष नहीं सकते, कुछ हमारी भी गलती है। मैंने लोगों को देखा है मैंने लोगों को देखा अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे, अच्छे-अच्छे ऑफिसर वर्ग के लोगों को देखा है कचरा रोड पे फेंकते हुए। वो तो आप सही कह रहे हैं। समझ रहे हो ना आप? ये बेसिक जो ये सेंस चीज़ें नहीं है, तो ये चीज़ें हाँ, ये होना ज़रूरी है। मेरा टारगेट सिर्फ इतना सा है, अब मुझे लगता है कि मैं रेसलिंग तो कर ही रहा हूँ, फ़िल्म्स कर रहा हूँ, ये ठीक है, अपने लिए तो मैं कर ही रहा हूँ, बट मेरा टारगेट ये है कि मैं अपनों के लिए कुछ करूँ, अपने स्टेट के लिए कुछ करूँ, अपने शहर के लिए, आस-पास के लोगों के लिए कुछ उन्हें उन्हें एक्टिव करूँ, उन्हें आप देख लो ना ये बड़े शहर में इसलिए पता नहीं लग रहा आपको, गायों की क्या हालत है देश के अंदर। ये आप सब सोच नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ क्या हालत है। गाय रोड पे होती है, रोड पे क्यों होती है? क्योंकि उसके पास जगह नहीं है। खेत में जाती है, मेरा खेत है, अब मुझे तार फेंसिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी फसल खराब होगी तो मैं किसान हूँ, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। अपनी बर्बादी बचाने के लिए मैं जानवर को अंदर घुसने नहीं दे रहा। जानवर अंदर घुस नहीं पा रहा तो वो रोडों पे आ रहा है, ठीक है? मैं ही हूँ जो गाय जब तक दूध दे रही है, तब तक मैं दूध निकाल रहा हूँ, दूध नहीं दे रही है। ये मेरे आँखों के सामने की हज़ारों चीज़ें मैं खुद देख रहा हूँ, इसलिए बता पा रहा हूँ। आपने गाय बाहर छोड़ दी। जानवरों की इतनी दुर्दशा हो रही है अपने देश में, आप कुत्तों को देख लो। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंसान को मैं पीछे रख रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है ये सब सिस्टम हमें सुधारने होंगे और सब सुधर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा-सा करप्शन कम हो जाए और जो चेन में बीच-बीच में ब्रेक है, वो ब्रेक हट जाए। तो मेरी कोशिश पूरी यही है कि मैं पूरी दुनिया को तो नहीं सुधार सकता, बट मेरा मानना ये है कि मैंने अगर अपने एरिया में सुधार कर लिया, तो ऐसे हो सकता है मुझे देख के 4 लोग करें, तो कोशिश करेंगे। कहते हैं कि ये सब करने के लिए नॉर्मल इंसान सब चाहता है, बहुत लोग चाहते हैं। इसके लिए आपके पास पावर होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए और एक मतलब जब पावर कहते हैं तो मोस्टली पीपल एसोसिएट द पावर विद पॉलिटिक्स। तो व्हाट आर योर थॉट्स कि पॉलिटिक्स इज नेसेसरी टू बी टू डू समथिंग फॉर योर एरिया सॉर्ट ऑफ थिंग एंड क्या आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं? देखिए, आपने 2 चीज़ें बोली कि पावर और पैसा। इन सबको सुधारने के लिए पैसा नहीं, पैसे से ज़्यादा पावर चाहिए पहले, ठीक है? तो पावर बिना पॉलिटिक्स के नहीं मिलेगी। मैं हो सकता है कि 10 लोगों की ज़िंदगी सुधार लूँ अपनी दम पे, 20 लोग सुधार लूँ, लेकिन अगर मेरे पास पावर होगी तो मैं पूरे एरिया को सुधार पाऊँगा। क्योंकि सिस्टम में बैठे हुए जो लोग हैं, अगर वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी अच्छे से करना शुरू कर दें और हम जो नीचे सबसे आम आदमी है, उसमें सिर्फ सिविक सेंस है, ये 2 चीज़ें अगर मिल गई ना, सब सुधर जाएगा। हमारा देश बहुत बेहतरीन है। मैं यूएस रह के आया, मैं यूरोप रहा, मैं इंडोनेशिया, एशिया में कई कंट्रीज़ में रहा हूँ, अफ्रीका सब देखा है। हम बहुत लकी लोग हैं। हमारा देश बहुत अच्छा है, बस हमें थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। और रही बात आपकी मेरे क्षेत्र वाली, तो मेरे क्षेत्र में मुझे पावर की ज़रूरत है, ये बात बिल्कुल सही है, तभी मैं सुधार कर पाऊँगा। और पावर आती है पॉलिटिक्स से, यही बात भी सही है। पॉलिटिक्स एक एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। ये पॉलिटिक्स में कोई भी आना नहीं चाहता। अच्छा जो आदमी है ना, जो पढ़ लिखा है, वो जॉब करना चाहता है, बट पॉलिटिक्स में लेकिन सुधार चाहता है, पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता। अब पॉलिटिक्स में वही लोग आते हैं जिन्हें सिर्फ अपने आप के बारे में देखना है। ऐसा होता भी है। ऐसा नहीं, अच्छे लोग भी हैं, बट बहुत कम है। तो अगर ऐसा हुआ तो मुझे मुझे लगता है कि मुझे, क्योंकि मेरे एरिया में लोग भी अब मुझसे चाहते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि, और ये बहुत बहुत स्ट्रेसफुल है, मुझे पता है। ये आप पॉलिटिक्स में आपकी खुद की ज़िंदगी फिनिश, ये पक्का है। लेकिन अगर आप मुझे सुधार करना है उन लोगों में, तो मुझे लगता है कि मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। और आने के बाद मुझे पता है मेरा व्यक्तिगत जीवन तो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि नई जनरेशन जो आगे आएगी उनके लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो यस, अगर लोगों ने चाहा, मेरे एरिया के लोगों ने चाहा और उन सब लोगों ने बोला, तो मैं ज़रूर पॉलिटिक्स में आऊँगा। और मेरा टारगेट बस एक ही है, अगर मैं पॉलिटिक्स में आया अभी, तो मुझे सिर्फ अपने क्षेत्र में सुधार करना है। और उसके लिए फिर कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी कुछ करना पड़े, मुझे दूसरों अपनों के लिए करना है। अपने लिए मैंने बहुत कर लिया, अब अपनों के लिए करना है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट सौरभ। एक क्वेश्चन था जो मैं सबसे शुरू में पूछती थी, लेकिन बात करते करते इतने हंसे हम सब चीज तो मैं भूल गई उसको।
How would you describe yourself, Saurabh? ऐसा क्या पूछ लिया मैंने फिर से? चलो मैं उसको छोटा कर देती हूँ, 3 वर्ड बोलो जिसमें आप अपने को डिस्क्राइब कर सकते हो। ये चाहता है आप लोग, ये बहुत, पता नहीं कैसे आप पूछ लेते हो और कैसे लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। इतना आसान नहीं है डिस्क्राइब करना अपने आप को। बहुत आसान है। अच्छा तो बड़े में डिस्क्राइब कर दो। नहीं नहीं, आप ये मतलब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा, हर किसी का अपना अपने थॉट्स होते हैं, अपनी सोच होती है। एक आम आदमी के लिए ना बहुत सिंपल सा होता है, वो अपनी सिंपल लाइफ जी रहा होता है ना, कि उसे डिस्क्राइब कर सकता है मुझे। मैं अपनी जिंदगी किस तरह जी रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। मैं 2 तरह की जिंदगी जीता हूँ। जब मैं मुंबई आ जाता हूँ, जब मैं प्रोफेशनल लोगों के बीच में बैठता हूँ, तो मुझे वैसे बात करनी है, वैसे काम करने हैं, वो थॉट्स रखना है। और यहाँ से कट्टू जैसे ही मैं अपने यहाँ पहुंचा, एकदम से सब चेंज हो जाता है। लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपकी सोच चेंज हो जाती है, आपके काम करने के तरीके चेंज हो जाते हैं। तो मैं एक एक्टर भी हूँ, मैं एक एथलीट भी हूँ, मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, मैं एक फार्मर भी हूँ, मैं एक समाज सेवी भी हूँ। तो ये सारी चीजें मैं डिस्क्राइब, ये मेरी लाइफ के हिस्से हैं। तो ये मैं कैसे डिस्क्राइब कर पाऊँ कर ये? दिया ना अभी, हाँ, तो यही बस तो पूछा था। ये पता नहीं। आपको लोग जो आपकी छवि देखते हैं वो गुस्से वाली देखते हैं, और बहुत एक थोड़े साल पहले आप चीजों में जब जो चीज सच होती है, थोड़ा सा हट के पूछ रही हूँ, उस पर आप बहुत एडमेंट रहते हो। जो गलत चीजें होती हैं यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट इट। देयर वाज वन एपिसोड, वन पर्सन हैड स्पोकन समथिंग रॉन्ग ऑन वन शो, and you were little against it. And do you do that very often, Saurabh? Or is it something that you said, okay, I did it, वो गलती कर दी, मेरे को बोलना नहीं चाहिए था, या you are very confident, नहीं नहीं मैंने तो सही बोला कि तूने ये बोला है, मैं तेरे को अगर सामने दिख गया तो फिर it will be different? क्या है कि लोगों का समस्या क्या है, लोग अपने घर में जब आग लगती है ना, लोग तभी बुझाते हैं। पड़ोसी घर में आग लगती है, कोई बुझाने नहीं आता। और वो ये नहीं सोचते कि ये आग अभी उसके में लगी, अब आपके में पहुंचने वाली है। तो इंडिया में ये चीज बहुत मैंने देखी है। ये मेरा देश है, मैं इसे प्यार करता हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं मरूंगा, हमेशा लोगों को बोलता हूँ मैं। हमारे यहाँ कुछ सुधार करने की जरूरत है। अगर कोई गलत है तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। डजेंट मैटर वो पॉलिटिशियन हो, सिस्टम हो, आप बोलोगे। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो सुधारने चले आओ, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। कहीं भी मुंबई में, किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। आप नहीं बोलोगे, और लोग बोलना नहीं चाहते कि हम इस पचड़े में क्यों पड़े। बोलना पड़ेगा भाई। आज जो आप जिस चीज के बारे में बात कर रही हो, उसने गलत बोला तो मैंने भी बोला। और मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बोला कि मैंने सिर्फ बोला है। गलत होगा, मैं आवाज उठाऊंगा, चाहे फिर वो कोई हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो, चाहे कोई सिस्टम हो, चाहे कोई पर्सनल इंसान हो। क्योंकि हम डरते हैं। मुझे भी एक मेरे दोस्त ने बोला, रे यार तुझे क्या जरूरत थी इंडस्ट्री में, ये वो। मैंने सुना ऐसा है, इंडस्ट्री में रहना है तुम्हें, तुम रहो। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अपने फायदे के लिए कुछ गलत सामने होते नहीं बंद कर सकता आग बहुत भाई। कम एक्टर्स ने ये बात बोली है, सब पीछे हट गए तो। हाँ, हटेंगे ना, हटेंगे। उन्हें जब तक पर्टिकुलर उनको गाली नहीं दोगे ना, तब तक पीछे हटेंगे। और मेरा मानना ये है, मैं टारगेट करने की बात नहीं, मेरा मानना ये है कि अगर आप आवाज नहीं उठाओगे ना, चीजें बढ़ती है। जी। ठीक है, बढ़ेंगी। और जब चीजें बढ़ रही हैं तो उससे पहले आप आवाज उठाओ ना। गलत है तो बोलो, आपको बोलना ही पड़ेगा। गलत है तो बोलना पड़ेगा। आप नहीं बोलोगे, आप अपना नुकसान कर रहे हो, अपने बच्चों के भविष्य का नुकसान कर रहे हो। बोलना पड़ेगा आपको। लेकिन लोग बोलने डरते। मैं नहीं डरता किसी से। मैं इस दुनिया में किसी से नहीं डरता, सिर्फ अपने पिताजी को छोड़ के किसी से नहीं डरता मैं। फिर वो कोई हो, जो गलत बात है बोलता हूँ। गलत बात है, अभी नासिक में जो पेड़ काटे जा रहे थे, कई लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ हर चीज पे जो मेरे चीजें आती हैं मैं बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे बोलने से वो पेड़ नहीं कटेंगे या खड़े जाएंगे, वापस उग लेकिन जाएंगे। वो अवेयरनेस लेकिन क्रिएट करते हैं। कोशिश करनी पड़ेगी ना आपको। आज मैं कोशिश करूंगा, मुझे देख के 4 लोग कोशिश करेंगे, उन 4 को देख के और भी लोग कोशिश करेंगे। तो आपको बोलना पड़ेगा। और मैं तो तैयार हूं। लोग, हमारे यहाँ कहावत है कि भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी के घर में। हमारे ये कहावत है। ठीक है, मैं ये बोलता हूं, मैं वो भगत सिंह बनने को तैयार हूं भाई। मैं तैयार हूं। मैं आवाज, अगर गलत होगा मैं बोलूंगा, फिर कोई भी हो। हम अपने शो के कहते हैं नियर आ रहे हैं, लेकिन
बस चले तो घंटों घंटों आपसे बात हो जाए और खत्म ही ना हो, बिकॉज यू हैव बीन अ वेरी वेरी आई वुड से एंटरटेनिंग एंड वेरी इंट्रिगिंग पर्सन, एंड यू हैव सेड थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली, कहते हैं ना, यू कॉल स्पेड अ स्पेड. आप डरते नहीं. इस जनरेशन के जो युवा हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? जो, अब मैं ये नहीं बोल सकती एक्टर बनना चाहेंगे या WWE करना चाहेंगे, क्या ऐसे नॉर्मल एडवाइस आप क्या देना चाहोगे जो आज की जनरेशन है, जो आपने देखा होगा जेन जी और जो जेन अल्फा हो रही है, क्या एडवाइस देना चाहोगे आप उनको? देखिए, नई जनरेशन बहुत समझदार लोग हैं, बच्चे बहुत समझदार हैं. हमें जो चीज़ें समझने में सालों लग गए वो क्विक समझ जाते हैं. तो समझदारी में तो हम उनको एडवाइस दे ही नहीं सकते कुछ. बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं एक चीज़ जानता हूँ अपने जीवन में, जो मैंने सीखी है और जो सच है. आपकी जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक सिर्फ आपका शरीर है जो आपके साथ है. बाकी सब मोह माया है, सब चीज़ें ठीक एक समय तक की. नाम, फेम, पैसा, परिवार, सब. तो जो चीज़ सबसे आपके करीब है उसका ख्याल रखो पहले. क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही है, मैं कई लोगों को उदाहरण देता हूँ कि अगर आपके पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है और आप अपने काम कर रहे हो, अपने ऑफिस में बैठे, तो आप 100% नहीं दे पाओगे कि आपको पेट पेन हो रहा है. तो कहने का मतलब ये है कि अपने सेहत का, मैं ये नहीं बोल रहा बॉडी बिल्डर बन जाओ, बट अपनी सेहत का ख्याल रखो. आपकी सेहत सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी सबसे पहली. अगर आप अच्छे सेहतमंद होगे तभी पढ़ाई कर पाओगे. सर में दर्द हो रहा है, इधर बुक लेके बैठे, एग्जाम में काम नहीं कर, तो पहले सेहत फर्स्ट प्रायोरिटी. कई बार माँ बाप गुस्सा हो जाते हैं मुझसे, कैसे नहीं बोलते हो. सेकंड, अच्छी एजुकेशन लो. और एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता. जो सिविक सेंस, जिसे हम जिस प्रॉब्लम को रोज फेस कर रहे हैं, कॉमन सेंस भी, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आप स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए. तो बस यही, अपनी सेहत का ख्याल रखो, बेसिक जो सेंस अपने हैं वो सीखो, माँ बाप की बात सुनो. और ये माँ बाप के लिए है कि अपने बच्चों पे आप भरोसा करो. हमारी जनरेशन सुधर जाएगी ना, आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी, तो हम सब, तो पॉलिटिक्स भी सुधर जाएगी, सिस्टम भी सुधर जाएगा. शुरुआत यही से होगी. सिस्टम इज मेड ऑफ द पीपल. यस. तो मुद्दा यही है, अपना सेहत का ख्याल रखो, पढ़ाई करो, माँ बाप परिवार का से प्यार करो, उनके साथ रहो, और फोन से थोड़ा सा बचो. सोशल मीडिया से, मैं ये नहीं बोल रहा बंद करो, बट थोड़ा बचो, और सोशल मीडिया से थोड़ा बचो. आजकल लोग सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन लेके और पूरी जितनी प्रॉब्लम्स, कुछ भी लोग भरोसा कर लेते हैं. ऐसा नहीं, अपनी डबल चेक करो जीवन में. तो सेहत, पढ़ाई, परिवार और सोशल मीडिया के खिलाफ मत जाओ, बट सोशल मीडिया अवेयर रहो, आप समझदारी से. सो सौरभ, बहुत अच्छा लगा आप शो पे आए. एक अलग ही ऑरा था, ऑरा है. और हमारे शो का इथॉस है ना, कि जैसे जो मैं बोलती हूँ, बहुत कम लोग, बहुत उंगली पे गिनती हूँ, जो अपनी दिल की बात बिल्कुल खुलेआम बोलते हैं. एंड टॉकिंग विद यू मेड मी, यू नो, गो बैक टू दोस टाइम्स कि यस, हमने जिसके लिए शो बनाया था कि लोग आए और अपनी जर्नी शेयर करें और अपनी इंस्पिरेशन शेयर करें, ताकि दूसरों को इंस्पायर कर सकें. And you have done wonders to this show. Thank you for coming from the heart, not scripted. And for this, we'll give you a very, very small trophy. जो आपके पास बड़ी बड़ी ट्रॉफीज होंगी, हमारी तरफ से छोटे लोगों की तरफ से छोटी ट्रॉफी आपके लिए. आप जब अच्छा. आओगे तो हम बड़ी ट्रॉफी देंगे आपको. अच्छे इम्प्रोवाइज था, लेकिन And those who come on a show, we have a small gesture. लड्डू आपको है क्या? खाना पसंद है, लेकिन ये एक बहुत डिफरेंट स्वीट है. प्लीज हैव दिस फ्रॉम आवर साइड. थैंक यू. And you have taken out time and come. A very small, not a gift. Open it and see, and you'll not find this is a gift. It'll be, सबको अच्छा लगता है, आपको अच्छा, भी अच्छा लगे. This is बता from, दूंगा मैं, अच्छा लगेगा फोन पे. तो बिल्कुल. अच्छा ही हुआ आप लोगों ने चूज किया, अपने इतनी मेहनत से लाया तो. And आपके, कहते ना, मुझे जितना आप लोग महाकाल, आप तीनों दोस्त जाते हो, महादेव के भक्त हैं, हाँ. उन लोग के लिए एक छोटा सा. अच्छा, उनके लिए. This is very small and a very रोहित तो sweet शहीर के token. लिए नाम भी लिखा है, शहीर रोहित. ठीक है, अब आप कह रहे हो दे दूंगा. वैसे आपके लिए भी है, मेरे लिए भी फिर हाँ, ठीक है. उसमें. थैंक So यू. thank you so much for coming on our show. So guys, normally मैं जब end करती हूँ तो कुछ बड़ी बड़ी बातें कहती हूँ, but इस show में a person who has, you know, rendered me speechless, not because he's an actor, but because he talks from the heart. जो दिल से बातें करते हैं ना, वो सच्चे लोग होते हैं. एक पहली बार बहुत दिनों बाद मुझे शो पे लगा कि
यू नो जो हमारा इथॉस है वो सौरभ ने बिल्कुल मैच किया. Thank you guys for watching this show, and if you love this, please share your love on this and all our episode, and keep watching because picture तो अभी बाकी है मेरे दोस्त. हर हर महादेव. हर हर महादेव.